हमारा टॉपिक सम वेज ऑफ स्टडिंग लिटरेचर है। ये टॉपिक भी अमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में इनको देख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर आज हम कवर करेंगे रीड वाइडली, एनोटेट एंड टेक नोट्स, लिटरेरी एनालिसिस, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिस्कस एंड कोलैबोरेट, राइट अबाउट लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, बायोलॉजिकल रिसर्च, comparative analysis, close reading, literary criticism, attend lectures and seminars, keep a reading journal और engage with adaptations को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिटरेचर क्या होता है। कोई भी रिटन और स्पोकन मटेरियल जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस, उनके आइडियोलॉजीज और उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात की जाती है, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास रीड वाइडली एंड डीपली आता है, जिससे मुराद है कि हमने एक टॉपिक को जो लिटरेचर के अंदर दिया गया है बहुत ही वाइडली अंडरस्टैंड करना होता है, डीपली अंडरस्टैंड करना होता है, जिसके अंदर उसके जॉनरा, टाइम पीरियड, कल्चर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग शामिल है जो हमें उस पीस ऑफ लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2 पर हमारे पास एनोटेट एंड टेक नोट्स आता है, जिससे मुराद है कि एक काम को पढ़ते हुए हमें उसके नोट्स बना लेने चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए या किसी पैसेज को अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें उस काम को दोबारा पढ़ना पड़े तो हमारे पास वो की पॉइंट्स हो जिसके ज़रिए से हम उसको एनालाइज कर सकें। नंबर 3 पर हमारे पास लिटरेरी एनालिसिस आता है, जिससे मुराद है कि हमने एक पीस ऑफ लिटरेचर को उसके लिटरेरी एलिमेंट से एनालाइज करना है, जैसे कि उसके प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, थीम, सिंबोलिज्म और इमेजरी से। यानी कि हमने इसके अंदर उसके पैटर्न, कनेक्शंस और हिडन मीनिंग्स को देखना होता है जो हमें उस टेक्स्ट के अंदर दिए गए होते हैं, ताकि हम उस काम को अच्छे से समझ सकें। नंबर 4 पर हमारे पास कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आता है, जिससे मुराद है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें उसके हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए, ताकि हमें उस पीस ऑफ लिटरेचर के बिहाइंड द सीन्स पता चल सकें। यानी बिहाइंड द टेक्स्ट राइटर क्या कहना चाह रहा है, वो कौन से थीम्स हैं, वो कौन से मोटिवेशंस हैं जो लोगों को कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से राइटर ने वो वर्क प्रोड्यूस किया। नंबर 5 पर हमारे पास डिस्कस एंड कोलैबोरेट आता है, जिससे मुराद है कि एक पीस ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए हम डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन फोरम्स होते हैं जहां पर हम दूसरों से कन्वर्सेशन करते हैं उस पीस ऑफ लिटरेचर के बारे में, जिस पर हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव जानना होता है ताकि हम उस वर्क को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 6 पर हमारे पास राइट अबाउट लिटरेचर आता है, जिससे मुराद है कि हमने एग्जिस्टिंग लिटरेचर को अच्छे से एनालाइज करना है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, अपने आर्गुमेंट्स को डेवलप करना है, जिसके ज़रिए से हम अपने एनालिटिकल स्किल्स को दोबारा से रिफाइन करते हैं और हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम एक पीस ऑफ लिटरेचर को प्रोड्यूस कर सकें। नंबर 7 पर हमारे पास लिटरेरी थ्योरीज आते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म वगैरह के थ्योरीज, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि किस तरह से पास्ट में इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों पर अपना असर छोड़ा था और उनके लिखने और जीने के तरीके को बदल डाला था। तो इन थ्योरीज को एनालाइज करके हमें इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। नंबर 8 पर हमारे पास बायोग्राफिकल रिसर्च आता है, जिससे मुराद है कि एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर हमने ये देखना होता है कि वो कौन से एलिमेंट हैं जिसके ज़रिए से हमें ऑथर के लाइफ के बारे में पता चलता है, ऑथर के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है कि किस तरह से उसके एक्सपीरियंसेस ने उस काम के ऊपर अपना असर छोड़ा है। नंबर 9 पर हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस आता है, जिससे मुराद है कि हमने डिफरेंट वर्क्स के दरमियान में, डिफरेंट ऑथर्स और डिफरेंट जॉनरास के दरमियान में कंपेयर और कंट्रास्ट कराना होता है, उनके अंदर कॉमन थीम्स, ट्रेंड्स और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके ज़रिए से हम एक पीस ऑफ लिटरेचर को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास क्लोज रीडिंग आता है, जिससे मुराद है कि हमने एक वर्क के बारे में ईच एंड एवरीथिंग को रीड करना होता है, उसके अंदर एरर्स को देखना होता है, उसके हर लेयर को अनकवर करना होता है, उसके अंदर से मीनिंग ढूंढने होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करना। नंबर 11 पर हमारे पास लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मुराद है एक इंसान के लिखा हुआ वो काम जो दूसरे इंसान के बारे में होता है, जो उसके किसी पीस ऑफ वर्क के बारे में होता है, जिसके अंदर उसकी खूबियां और खामियां शामिल होती हैं। नंबर 12 पर हमारे पास अटेंड लेक्चर्स एंड सेमिनार्स आते हैं, जिससे मुराद है लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें कुछ लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, कुछ सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें एक्सपर्ट्स के पास जाने का मौका मिलता है, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उनके
उनके डिस्कशंस को सुने, हमें उनके पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के हवाले से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 13 पर हमारे पास कीप अ रीडिंग जर्नल आता है, जिससे मुराद है किसी और के काम को पढ़कर अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना, अपने रिएक्शंस को, अपने रिफ्लेक्शंस को रिकॉर्ड करना उस लिटरेचर के हवाले से जिसको हमने पढ़ा होता है। इसके जरिए से हमें हमारे इंटेलेक्चुअल जर्नी के बारे में पता चलता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे अंदर डिवेलप होता रहता है। नंबर 14 पर हमारे पास इंगेज विद एडेप्टेशन आता है, जिससे मुराद है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमें डिफरेंट मीडिया जैसे फिल्म, थिएटर, टेलीविजन वगैरह के ऊपर एक लिटरेरी वर्क के अंदर न्यू चेंजिंग्स नजर आती हैं, न्यू अडेप्टेशंस नजर आती हैं, उसको डीपली एनालाइज करना कि किस तरीके से ये न्यू अडेप्टेशंस उसके ओरिजिनलिटी पर असरअंदाज होती हैं। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक लिटरेचर को स्टडी करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जो एक्सप्लोरेशन के बारे में है, जो इंटरप्रिटेशन के बारे में है। किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें अपने दिमाग को पहले से तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमें नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिन चीज़ों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लिटरेचर इतना ज़्यादा वास्ट है। इसके अंदर इंसानों के वो इमोशंस, वो एक्सपीरियंस, वो आइडियोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में कभी किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होता और ना उसके फरिश्तों को इस बात का इल्म होता है।